नमस्कार। यशपथ पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यशपथ पर एकादशी कथा संग्रह में प्रकाशित 11 कहानियों के कथा वाचन की श्रृंखला चल रही है। कुछ निजी कारणों से इस श्रृंखला पर अल्प विराम लग गया था। आज से इस श्रृंखला को हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं और आज की इस कड़ी में हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़ की लिखी हुई कहानी बनारसी इक्का का वाचन। हम उम्मीद करते हैं कि यह कथा वाचन आपको पसंद आएगा। कुछ चीजें परमात्मा अपने हाथों से बनाता है और कुछ जब काम की अधिकता होती है तो ठेके पर भी बनवा लेता है। बनारसी इक्का परमात्मा ने अपने हाथों से गढ़ा है। एक और बात है, विधना का कुछ ऐसा विकट विधान है कि जिस शब्द के आगे बनारसी शब्द लग जाए, उसके जोड़ की अथवा उससे होड़ करने वाली दूसरी वस्तु स्वर्ग, नरक और संसार में मिलनी तो कठिन है। हां, उससे भी विचित्र दुनिया एक और है, उर्दू शायरों का दिल। जिस मुट्ठी भर दिल में बाग भी लगे हैं, बर्छियां भी घुसी हैं, कोबरा और अजदहे बिल भी बनाए हुए हैं, जहां जंगल, बियावान और रेगिस्तान सब कहीं की सैर कर लीजिए। और जिस दिल में तस्वीरें इतनी हैं कि लंदन की पिक्चर गैलरी उसके सामने ठक रह जाए, उस दुनिया को छोड़कर चीज कहां मिलनी संभव है। बनारसी साड़ी के समान साड़ी कहां दिखलाई देती है। बनारसी लंगड़े के सामने कितने दो पैर वालों की लार टपक पड़ती है। बनारसी ठग ऐसी चतुराई से माल उड़ा के ले जाता है कि बड़े बड़े लेखक और कवि भी दूसरों के लेख और कविताएं इस आसानी से नहीं अपना सकते। वे ऐसा धोखा देते हैं कि बड़े कैड़े के पब्लिशर भी गरीब लेखकों को वैसा धोखा नहीं दे सकते। कहां तक गिनाने का मैं कष्ट उठाऊं और पाठकों के कोमल दिमाग में कलकलाहट पैदा करके बौखलाहट पैदा करने का व्यर्थ आयोजन करूं। ऐसा ही विचित्र चीज बनारसी इक्का है। आप वायुयान पर भले ही चढ़े हों, हाथी पर भले ही चढ़े हों, रेल पर चढ़े हों, इंजन पर चढ़े हों, गधे पर चढ़े हों, पर यदि बनारसी इक्के पर सवार नहीं हुए तो भारतवर्ष में जन्म लेना बेकार है। इससे कहीं अच्छा था कि मंगोलिया की मरुभूमि में या तस्मानिया के टापू में जन्म लेते। एक मसल है, काशी बसने का क्या हुआ, जो घर औरंगाबाद। वह हिंदू नहीं जिसने काशी के पंडों के पूजा और ग्रहण तथा वारुणी पर धक्के न खाए, अथवा प्रयाग के हजामों द्वारा उल्टे छुरे से न मूंडा गया। वह हिंदू क्या जो हरि की पैड़ी में पौड़ा नहीं और बद्रीनाथ के बर्फ में लोटा नहीं। इसी प्रकार हम उसका मनुष्य की बिरादरी से हुक्का पानी बंद कर देना चाहते हैं जो बनारसी इक्के पर सवार न हुआ हो। बनारस में इक्के दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण और दूसरा गहरेबाज। साधारण इक्के अधिक दिखाई देते हैं। लेखनी से इसका चित्रण करना मेरे लिए कितना कठिन काम होगा, इसी से समझ लीजिए कि किसी कवि ने अभी तक इस पर अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं किया। यहां तक कि हरिऔध जी ने भी, जिन्होंने तीसी और सरसों पर भी कविता कर डाली है, इस पर कविता नहीं की। जोशी बंधुओं ने भी इस पर कोई लेख नहीं लिखा। जब ऐसी सर्वतोमुखी प्रतिभा वालों के खुर इस मैदान में नहीं टिके तो मैं नाचीज किस खेत की मूली हूं। फिर भी काशी में रहने के नाते
और सवेरे शाम इसका दर्शन करते रहने के कारण कुछ ना कुछ कह ही लूंगा। साधारण इक्के के घोड़े भारतीय दरिद्रता के एल्बम हैं, या यूं कहिए कि आजकल के स्कूलों और कॉलेजों के अधिकांश विद्यार्थियों की चलती फिरती दौड़ती तस्वीरें हैं। मालूम नहीं इनके मालिक इन्हें खाने को देते हैं या कितना देते हैं, पर बेचारे जानवर होते हैं बड़े जीवट के। पसली की हड्डियां ऐसी दृष्टिगोचर होती हैं जैसे एक्सरे का चित्र। परंतु यदि इतना कहकर ही मैं अपनी कलम रोक लूं तो इक्के के प्रति घोर अन्याय होगा। बनारसी इक्का स्वयं एक अद्भुत पदार्थ है। लखनऊ, प्रयाग, कानपुर, आगरा, पटना और कहां इक्के होते हैं, पर यहां के इक्के ने चलना आरंभ किया और एक मधुर संगीत शुरू हुआ। पांवदान और पहिए के संयोग से सरगम का सुरीला आलाप तो बनारसी इक्के का वैसा ही जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे भारतीय नेताओं का मोटर कार पर सवार होना। पांवदान न होने पर भी ऐसे अनेक स्वर और भेद आप सुनेंगे कि तबीयत फड़क उठेगी। यदि सचमुच कोई पहिया फ्री व्हील है तो वह बनारसी इक्के का पहिया है। ऊपर नीचे दाहिने बाएं जिधर देखिए वह घूमता हुआ मालूम होगा। देखने वाले या सवारी को यह भान होगा कि पहिया धीरे धीरे धुरे से असहयोग कर रहा है, परंतु बात ऐसी नहीं है। यह उसकी अदा है। यह बड़े नाज से कभी इक्के के बाहर की ओर और कभी भीतर की ओर घूमता है। इस नाज को उठाना सबका काम नहीं है। कमानी तो इक्के में होती है, यद्यपि मुझे इस फिजूल खर्ची की आवश्यकता नहीं मालूम होती, क्योंकि बनारस की सड़कें स्वयं ऐसे ढंग से बनी हैं कि किसी सवारी पर चलिए आपको केवल यही नहीं मालूम होगा कि कमानी पर उछल रहे हैं, बल्कि यह मालूम होगा कि इन समुद्र की लहरों पर कभी ऊपर कभी नीचे हिलोरे ले रहे हैं। फिर भी कमानी होती है। इन इक्कों की लालटेन की भी एक विशेषता रखती है। नियमानुसार उसे कोई कह नहीं सकता कि लालटेन नहीं है। कानून के पंजे में लालटेन न रखने के लिए कभी इक्का आ ही नहीं सकता। यह तो वैज्ञानिकों के लिए छोड़ देता हूं कि वे रिसर्च करें कि इस लालटेन का प्रकाश कितनी दूर पहुंच सकता है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि इस प्रकाश में आप रात में यह नहीं पहचान सकते कि घोड़ा या इक्का कैसा है। यही इसमें रहस्य है। इस इक्के का साज देखकर भारतवासियों का पुरातत्व प्रेम और पुरानी बातों के संरक्षण की अतुलनीय चेष्टा नजर आती है। रस्सी पर रस्सी बंधी हुई है, टांके पर टांके पड़ते जा रहे हैं, पर साज बदला नहीं जा सकता। इससे अर्थशास्त्र का एक गंभीर सिद्धांत भी प्रकट होता है। प्रत्येक वस्तुओं से जितना मूल्य संभव हो निकाल लेना चाहिए। हमारे विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अपने को कुछ दिनों के लिए बनारसी इक्केवान का चेला बना लें। देखिए उनका व्यवहारिक ज्ञान कितना बढ़ जाता है। जब यह इक्का चलने लगता है उस समय का हाल न पूछिए। चलते चलते इक्का रुक जाता है। पुचकारिए, चापलूसी कीजिए, मनाइए, पर घोड़ा टस से मस होने का नाम नहीं लेता। जैसे गांव के थाने के दरोगा जिसके घर के सामने अड़ गए, जल्दी टलने का नाम नहीं लेंगे। गहरेबाज इक्का कैपिटलिस्ट समुदाय का प्रतिनिधि है। ऐसे इक्के के घोड़े महाजनों के समान मोटे, ताल्लुकेदारों के समान ताबेदार और अंग्रेजों के समान अकड़ने वाले होते हैं। इनके इक्केवान अपने को अफलातून के अब्बा और सुकरात के बाबा से कम नहीं समझते। जिस समय ऐसे 2-3 इक्के एक साथ दौड़ने लगते हैं, उस समय यदि आप सवार हों तब बीमा कंपनी की उपयोगिता सूझने लगती है। यदि आप बिना अंग भंग के ऐसी सवारी से उतर आते हैं तो यह ध्यान आता है कि अभी मुअज्जिजों का जमाना बीत नहीं गया है। आपके पास मोटर भी हो, परंतु बनारस के रईसों में
आपकी गिनती तभी होगी जब ऐसे इक्के पर कम से कम रामनगर की हवा खा आए। यह रईसी, यह ज्ञानवान कुछ और ही चीज है। बढ़िया पंप जूता, छैले किनार की धोती, चिकने पोत का कुर्ता, दुपलिया टोपी लगाए साहू जी, दूसरी ओर इसी ढंग की पोशाक पहने उनके दोस्त और इक्केवान की बगल में एक सिपाही एक लंबा लट्ठ लिए हुए दूसरे हाथ में भंग की बूटी का सामान संभाले हुए नजर आते हैं। विलायती कपड़े के बायकाट ने कपड़े के ढंग में परिवर्तन अवश्य किया है, पर और सारी बातें पुरानी रईसी के चिन्ह आप देख सकते हैं। रामलीला आरंभ हुई और ऐसे इक्कों की मांग बढ़ जाती है। हैजे की बाढ़ में डॉक्टरों का मिजाज नहीं बदलता और नौकरी खोजने वाले के सामने अफसरों का रौब बढ़ जाता है। साधारण लोग इनके पास फटकने नहीं पाते। ये सभी असाधारण और इनके ग्राहक भी असाधारण। काशी में रहने के कारण मुझे इक्के पर सवार होना ही पड़ता है। इसलिए यदि इक्के वानों के व्यक्तित्व पर थोड़ा भी प्रकाश न डालूं तो मुझे भय है कि वे मेरे साथ बदला लेने की ठाने। बनारसी इक्केवान एक संस्था है। उसकी बातों में सरसों का तीखापन, मिर्च की तिताई और गरम मसालों की गर्माहट का मजा पाया जाता है। एक बार जरा जोर से बात कीजिए, देखिए क्या आनंद आता है। लेखनी में वह दम कहां कि व्यक्त कर सके। एक लगावे चार पावे कहावत चाहे कहीं और सच हो या ना हो, यहां तो 16 आने सच उतरती है। किसी इक्के वाले से कुछ कहिए, देखिए सूद दर सूद आप उसका उत्तर पाते हैं या नहीं। लड़ने में इनकी बराबरी जर्मन पलटन भी नहीं कर सकती। जब से बनारस में तांगों का तांता लग गया और बसों की बहुतायात हो गई, तब से हमारे इक्के वालों को बहुत हानि उठानी पड़ रही है। मुझे कभी ना कभी उनकी शरण लेनी ही पड़ती है। एक बार एक इक्के पर सवार होकर स्टेशन जा रहा था। कुछ पहिए का सुहावना शब्द, कुछ घोड़े की मंथर गति झपकियां लेने लगा। आंख लगते देर न आई थी कि छतरी से खंभे से माथा जा लगा। मैंने समझा सपने में गामा से कुश्ती लड़ रहा हूं और उसे उठाकर दे मारा। इसी का झटका लगा है। आंखें अच्छी तरह खुली तो दो बातें दिखाई थी। सिर के अंदर हवाई जहाज सी कोई चीज भन्ना रही है और घोड़ाराम दंडवत कर रहे हैं। मगर सामने ना कोई मंदिर था, ना कोई पंडित जी। मुझे ऐसा मालूम पड़ा, हो ना हो पलथी मारकर घोड़ाराम जी संध्या करते होंगे। ख्याल आया, मंडन मिश्र का तोता जब संस्कृत बोलता था, तो यदि काशी में घोड़े संध्या करते हो तो क्या आश्चर्य। इक्के वाले से पूछा कि क्या मामला है। वह बोला, साहब जरा उतर कर चलिए, अभी ठीक हुआ जाता है। मैंने पूछा, क्या बीमार है? वह बोला, आप कैसी बातें करते हैं, अभी 4 बार स्टेशन दिन भर में आया है, अभी बच्चा है, छैला जाता है। मुझे अधिक प्रश्न करने की हिम्मत ना हुई। थोड़ी देर में घोड़ाराम जी ने तशरीफ उठाई। मैं सवार हुआ। पहली बातें मैं भूल गया था। पूछ बेटा, यह घोड़ा कितने दिन का हुआ? उसने उत्तर दिया, 32 साल का। यह तो मैंने पढ़ा था कि 100 और 125 वर्ष के मनुष्य होते हैं, पर 32 वर्ष का सतयुगी घोड़ा मैंने नहीं सुना था। मैंने समझा यह अपनी उम्र बता रहा है। फिर मैंने पूछा, तुम्हारी उम्र नहीं पूछ रहा हूं। इस पर उसकी त्योनियों पर बल पड़ गए और उसने कहा, आप मुझसे दिल्लगी कर रहे हैं। यह घोड़ा मेरे बाप के जमाने से है। यह मुझे लड़के के समान प्यार भी करता है। मुझे बेचना नहीं है। आप इसे कमजोर ना समझें। इसे इसलिए अधिक नहीं खिलाया जाता कि ज्यादा बलवान होने पर अगर तेजी से दौड़ेगा तो बनारस की सड़कें ऐसी हैं कि सवारी के 2-2 मुंह हो जाएंगे। यह तो हम लोग आप लोगों पर एहसान करते हैं, नहीं तो सर्जनों को रुपए देते देते आप लोगों का दिवाला निकल जाता। तो दोस्तों, यशपथ पर आज की कड़ी में यह थी कहानी बनारसी का, जिसको लिखा था
श्री कृष्णदेव प्रसाद गौड़, जिनको हम सब बेढब बनारसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यशपथ की इस श्रृंखला में हमें आप लोगों की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो रही हैं। मैं आभारी हूं डॉक्टर S.K. सिंह साहब का, डॉक्टर O.P. शर्मा जी का, जो समय समय पर लिखित और मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराते रहते हैं। यह आप सबका स्नेह है कि मैं अपनी बुआ डॉक्टर शोभा माथुर जी की प्रेरणा से इस श्रृंखला को जारी रख पा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका स्नेह आगे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद।